DWR न्यूज़ से मैं यूसुफ इकबाल। सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। कोलकाता में अम्फान साइक्लोन ने मचाई तबाही। कोलकाता एयरपोर्ट डूबा पूरी तरह से पानी में। MP पुलिस ने एक वकील को मुस्लिम समझ के की धुलाई। नागपुर के लॉकडाउन में छूट का दिख रहा रोड पे असर। यशोधरा नगर थाने में 1000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर हुए जमा। ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूर भेजे गए बिहार। नागपुर में अब सिर्फ 90 मरीज ही एक्टिव। मुस्लिम समुदाय ईद की शॉपिंग न करके करेंगे लोगों की मदद। कई मुस्लिम समाज सेवक आए ईद की खरीदारी के खिलाफ सामने। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में अम्फान साइक्लोन के चलते इतनी भारी बारिश हुई कि कोलकाता एयरपोर्ट पानी में पूरी तरह से डूब गया। एयरपोर्ट का काफ़ी हिस्सा क्षतिग्रस्त भी हो गया। हर तरफ पानी इतना भर गया, एयरपोर्ट से कार्गो की उड़ानें रद्द कर दी गई। आलम यह था कि यहाँ खड़े भारी भरकम हवाई जहाज़ भी हिल गए और वो पानी में डूब गए। रनवे से लेकर पूरे एयरपोर्ट का नज़ारा किसी नदी जैसा नज़र आने लगा। अम्फान साइक्लोन ने पश्चिम बंगाल को इस तरह से हिलाकर रख दिया कि 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और लोग दहल गए। कोलकाता एयरपोर्ट पर खड़े 40 टन के यानी 40 हज़ार किलो के हवाई जहाज़ भी अम्फान साइक्लोन में थरथराने लगे। देखते ही देखते पूरा एयरपोर्ट पानी हो गया। अम्फान साइक्लोन से कोलकाता एयरपोर्ट का बहुत बुरा हाल हो चुका है। आइए दोस्तों, ये कुछ तस्वीरें अम्फान साइक्लोन के चलते कोलकाता एयरपोर्ट की हैं। आइए डालते हैं इस पे। बंगाल और उड़ीसा में अम्फान तूफान से भारी बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पानी में डूब गया है। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त भी हो गया है। आप वीडियो देखकर अंदाजा लगाइए कि किस कदर तबाही मचा गया अम्फान। Coming out of the hangar. Unfortunate, everything gone, everything finished. You know, trying to get another angle for you if it's possible. Let's see. Offices of Air India has totally gone, broken down. Go from here. If I can go from here, let's see something from this side. Actually, no. Actually, I'm not going to go inside. आपने देख लिया कि किस कदर कोलकाता एयरपोर्ट समंदर जैसा दिख रहा है। अब आपको इसके बाद हम दिखाते हैं जब तूफान आया था तो कैसा मंजर था एयरपोर्ट पर।
अम्फान ने इस एयरपोर्ट को हिला कर रख दिया। 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। यहां तक कि एयरपोर्ट पर खड़े प्लेन भी चक्रवात तूफान में थरथराने लगे और देखते ही देखते कोलकाता एयरपोर्ट जलमग्न हो गया। बुधवार की सुबह यशोदा नगर थाने का एक मंजर देखने लायक हो गया, जब वहां 1000 से ज़्यादा प्रवासी मजदूर यशोदा नगर थाने में पहुंच के अपने घर जाने का इंतज़ार करने लगे। मामला कुछ इस तरह से था, यशोदा नगर थाने से जब मंगलवार को कुछ प्रवासी मजदूरों को फ़ोन गया कि आपके लिए बिहार जाने की सुविधा गवर्नमेंट द्वारा कर दी गई है। इस फ़ोन कॉल की वजह से काफ़ी मज़दूरों ने अपना घर जो किराए पे रहते थे मकान मालिक के सुपुर्द करके सभी के सभी बुधवार की सुबह जब यशोदा नगर थाने पहुँचे तो वहाँ जाके उनको ये पता चला कि उनको जिस कॉल के ज़रिए से बुलाया गया था, जिस ट्रेन के चलते बुलाया गया था, वो ट्रेन ही कैंसिल हो चुकी है। इसके वजह से वहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी मच गई। पुलिस को भी काफ़ी मशक्क़त उठानी पड़ी। मज़दूर मान नहीं रहे थे। उनका कहना था कि जिस तरह से उन्होंने अपने घर मालिकों को घर सुपुर्द कर दिया है, अब किस मुंह से वापस घर मालिक से जाके चाबी लेके वो घर के अंदर रहेंगे और सरकार वापस कब उन्हें ट्रेन के द्वारा भेज रही है इसका कोई डिटेल भी नहीं दे रही है। ऐसे वक्त में क्या हालात वहाँ बनी हैं, आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पे एक नज़र। नागपुर शहर के यशोदा नगर क्षेत्र में सुबह सुबह करीब 1000 लोगों का जमावड़ा लग गया और मामला ये हो गया, यहाँ जो प्रवासी मज़दूर हैं अपने जाने के लिए बिल्कुल यहाँ पे तैयार सारे बैग लेके बीवी बच्चों सबको लेके यशोदा नगर थाने में पहुँच गए। मामला कुछ इस तरह से है कि कल इन्हें दोपहर में कॉल किया गया यशोदा नगर पुलिस स्टेशन द्वारा कि आप बिहार जो जाने वाले 880 प्रवासी मज़दूर हैं जिन्होंने महानगर पालिका का और यशोदा नगर थाने में इंफॉर्मेशन दी थी, उनको कॉल गया कि भाई यहाँ से ट्रेन जाने वाली है आज सुबह में। उसके वजह से ये लोग फ़ोन आने की वजह से सब यहाँ पहुँच गए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जाने के लिए भी 300 लोग पहुँच गए। कुछ हमारे साथ में यहाँ पे प्रवासी मज़दूर और कुछ यहाँ पे जो बाहर से आके काम करने वाले लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपका नाम? शत्रुघ्न पासवान। शत्रुघ्न पासवान हमारे साथ में है। सबसे पहले बताओ शत्रुघ्न की हुआ क्या था, यानी आप लोग यहाँ पे जमा किस वजह से हुए? सर हमारे लोग को फ़ोन आया था सुबह कल सुबह कि तुम लोग 9 बजे चले आना, तो हम लोग आ गए। हाँ, सुबह 9 बजे। उसके बाद हम लोग आ गए। ये किस लिए आ जाना? कि ट्रेन है कल सुबह आ जाना, सबको बस में बैठा कर स्टेशन ले जाएंगे, उसके बाद गाड़ी में बैठा देंगे। इस तरह से कल फ़ोन आया था। और आज आने के बाद क्या हुआ? आज आने के बाद मना कर रहे हैं कि गाड़ी रद्द हो गया है। अच्छा, बहुत खाने पीने की दिक्कत हो रही है और रहने के भी दिक्कत हो रही है और किराया रूम मालिक ताला मार दिया है रूम में, फिर जा नहीं सकते हैं हम लोग और यहाँ से बिहार जाने ही पड़ेगा हम लोगों को। खाली करवा दिया है रूम मालिक और इसके अलावा कोई चारा नहीं है घर जाने के बाद। आपका नाम? सिकंदर पासवान। सिकंदर पासवान जी, ये बताओ कितने दिन से आप नागपुर में? वो फरवरी 4 तारीख को हम लोग आए थे, तब से यहाँ हैं? जी। तो यानी एक ही महीना काम कर पाए आप? जी जी जी। तो अभी यहाँ जो रहते थे, अभी जाना क्यों चाह रहे, क्या वजह? वो बहुत सारा परेशानी, खाने पीने का 1 रुपये का हम लोग को साधन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। जैसे तैसे हम लोग काट रहे हैं, सो रहे हैं, खाते रहे हैं, वहीं में रह रहे हैं। अभी आए हैं तो फ़ोन आया था, रूम खाली करके आ गए हैं। अब यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ना रूम पे रह सकते हैं, या तो यहाँ साधन दे या हम लोग को गाँव भेजे। यानी आप लोग को जब फ़ोन आया कि यहाँ से आपको लेके जाया जा रहा है तो आप लोग पूरा रूम खाली करके यहाँ सारे के सारे पहुँच गए? पूरे खाली करके हम लोग चले आए हैं यहाँ। और बहुत सारा परेशानी है, घर से फ़ोन आता है कि चले आओ, जैसे भी चले आओ, कैसे हो करके चले आओ। तो यहाँ पे बहुत सारा तकलीफ़ जा रहा है खाने पीने के लिए। अभी आप कहाँ जाना चाहते हैं?
बिहार जाना चाहते हैं। तो आपको भी इसी तरह से फ़ोन आया था या क्या हुआ? इसी तरह से फ़ोन आया था और मैं तो यहाँ पे ये समझ लो कम से कम 21 दिन से चक्कर काट रहा हूँ यहाँ पे, ये थाने के मैं। और इससे पहले जो ट्रेन गई, कल भी ट्रेन गई, वहाँ से भी पाँचपौली के थाने से भी लोग जो है, उससे पहले मुजफ्फरपुर के लिए एक ट्रेन गई थी, उसके लिए भी मैं स्टेशन जाके वापसी आया। ये थाने से कुछ नहीं हुआ। वो थाने से, पाँचपौली थाने से पूरे क्षेत्र मिला के, टेका, बंगाली पंजा मिला के, ये सब मिला के कम से कम 700 लोग गए वहाँ पे। और ये थाने से आज तक के एक भी काम नहीं हुआ है। आज कल फ़ोन आया कि तुम लोग आ जाना, अब इतने सारे लोग आ गए। कल रात में कुछ लोगों का तो ऐसा रूम खाली हुआ है, मैं वहाँ पे मौजूद था, कि वो मकान मालिक के गले की हड्डी है अभी किराएदार, खाली कर दिया, अब दोबारा इनको रखेगा, नहीं रखने वाला है वो। तो ये रोज़ का हो गया ये लोगों का, फ़ोन करके बुलाओ उसके बाद रद्द कर दो। इसके बाद पिछले बार आप कब आए थे इनको बुलाने पे? आप ये सब लोग कब जमा हुए थे इनको इन्होंने कब बुलाया था पिछली बार? इसके पहले बोला गया था हम लोगों को पिछले शनिवार के दिन ट्रेन रहेंगी, लेकिन नहीं आप ऐसे यहाँ पे पहुँच गए थे? यहाँ पे पहुँचे नहीं थे, फिर बाद में फ़ोन आया कि ट्रेन नहीं है। ये अभी आपने बोला कि रोज़ आ जाओ रोज़ जाओ, इसलिए तो रोज़ यहाँ पे चक्कर काट रहे ना सर, कब ट्रेन है साहब, कब ट्रेन है। चलिए बताइए, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। आपके बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने भी जो पहले कुछ गाड़ियाँ बुला रही थी, वो गाड़ियाँ बुलाना है वो लोगों ने बंद कर दिया है, तो ऐसे वक्त में तकलीफ़ हो रही है। तो ये जो लॉकडाउन हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ में है। इतना परेशानी है कि हम लोग भूखे मर रहे हैं। 1 रुपये का अनाज हम लोग के यहाँ पहुँचा नहीं है, कुछ भी नहीं। आप इस एरिया में रहते, कोई पहुँचा के नहीं दिया? तो ये जो ऑल ऑफ सडन यानी एकाएक जो लॉकडाउन हुआ है, ये जो लॉकडाउन हुआ भी काम बंद, आप जा नहीं सकते, ये इससे आप लोगों को कैसी क्या तकलीफ झेलनी पड़ रही है? हर चीज़ तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है। मेन तो खाने पीने का है, वो साधन, वो बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उसमें दवाखाना, ना पैसे ना कुछ भी है, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी क्या इरादा है? अभी हम लोग को जैसे हो तैसे हो, हम लोग को गांव भेज दिया जाए। अगर मान लो ट्रेन किसी वजह से बिहार की सरकार बोलती है कि ट्रेन से मत भी जाओ, और यहाँ महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को वो बोलती नहीं है कि ट्रेन भेजने के लिए, तो महाराष्ट्र की सरकार यहाँ से ट्रेन नहीं भेजेगी, उस वक्त में क्या करने, कैसा क्या करेंगे आप? क्या करेंगे सर, हम लोग तो दबाव डालेंगे, इसके अलावा तो आप लोग यहाँ से सिर्फ महाराष्ट्र सरकार पे डाल सकते हैं, लेकिन ट्रेन तो बिहार सरकार को लाने वाली है। हाँ, तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी सरकार बुला ले। बहुत तकलीफ़ हो रही है हम लोगों को, खाने पीने की सुविधा नहीं है, रहने की भी सुविधा नहीं है, बहुत तकलीफ में जा रहे हैं हम लोग। और एक अनाज नहीं है घर में, और रूम मालिक खाली करवा दिया है, हम लोगों को कहीं रहने का गुजारा नहीं है। जल्द से जल्द हम लोगों को बिहार बुलाने की कोशिश करें। चलिए ठीक। इसी तरह से जैसे कलेक्ट्रेट एक प्रोसीजर होता है ट्रेन भेजने का, इस वक्त में लॉकडाउन के इस वक्त में, अभी हम आपको बता दें इसके अंदर में कि कलेक्ट्रेट ऑफिस से डायरेक्टली वहाँ बिहार सरकार से बातचीत होती है, वहाँ से उनको ये अपडेट किया जाता है कि भी आप ट्रेन भेज सकते हैं। ऐसे वक्त में कलेक्टर ऑफिस लोकल पुलिस स्टेशन को फ़ोन करता है। पुलिस स्टेशन में जितने लोगों के ताल्लुक से उनके पास इन्फॉर्मेशन रहती है कि फ़ला स्टेट में कितने जाने वाले हैं, उसी तरह से बिहार के 880 लोगों का इनके पास इन्फॉर्मेशन था। कल जब कलेक्टर ऑफिस से फ़ोन आया यशोदानगर पुलिस स्टेशन में, यशोदानगर पुलिस स्टेशन ने ये लोगों को फ़ोन करके अपडेट कर दिया। आप सोच सकते हैं 800 लोगों को एक के बाद एक कॉल करना, उनको अपडेट किया गया। फिर देर रात या जो भी है काफ़ी टाइम में उनको वापस ये फ़ोन आया कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है कि भाई अब बिहार की ट्रेन को कैंसिल करके उत्तर प्रदेश की ही ट्रेन भेजी जा रही है। ऐसे वक्त में ये गरीब मजदूर जो किसी और शहर से, किसी और मुल्क से यहाँ पे आके हमारे नागपुर शहर में रह रहे हैं, इनको खाने की भी तकलीफ़ हो रही लॉकडाउन की वजह से, और फैमिली भी कुछ लोगों की साथ में यहाँ काम करते थे, करीब 2 महीने से काम बंद है। ऐसे वक्त में जब पैसे नहीं, खाने का सामान नहीं और कोई सुविधा नहीं, ऐसे वक्त में ये लोग अपना घर जहाँ किराए से रहते थे उसे छोड़ के यशोदानगर पुलिस स्टेशन के अंदर आ चुके हैं। यशोदानगर पुलिस स्टेशन में ये लोग भीड़ जमा के रह चुके हैं। यहाँ आने के बाद उन्हें पता चल रहा है कि भाई बिहार के लिए कोई ट्रेन यहाँ से नहीं जाने वाली, और जो उत्तर प्रदेश की ट्रेन से जाने वाले हैं वही लोग यहाँ रुकेंगे। तो यहाँ लोगों ने यशोदानगर थाने में एक भीड़ जमा करके यहाँ लोग खड़े हैं इस इंतज़ार में कि शायद इनको, चूँकि घर छोड़ चुके हैं, तो जाने का कोई प्रबंध यशोदानगर पुलिस स्टेशन की तरफ से हो। नागपुर वापस ग्रीन जोन में
आ चुका है कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते, तो जिस तरह से शहर की जो रग है ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो पूरी तरह से रुका हुआ था, वापस रोड पे चलना शुरू हो गया। कुछ जगह पे ऑटो और टैक्सी भी नज़र आने लगी और कुछ प्राइवेट व्हीकल्स भी रोड पे चलने लगे। इसी तरह से पूरे शहर के अंदर कारोबार, जैसा कि आपको पता है, कारोबार भी वापस शुरू हो चुका है, लेकिन कंडीशन 50% स्टाफ और अल्टरनेट डे, यानी एक दिन किसी कारोबार को तो दूसरे दिन किसी कारोबार को परमिशन के साथ शहर की बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस, बहुत सारे प्राइवेट ऑफिसेस, कुछ आईटी सेक्टर्स भी वापस शुरू हो चुके हैं। आइए दोस्तों डालते हैं एक नज़र किस तरह से शहर के अंदर गाड़ियां दौड़ने लगी, लोग अपने कारोबार की तरफ वापस रुजू होने लगे। आइए डालते हैं नज़र हमारे ख्वाजा कबीर के इस रिपोर्ट के साथ में। जैसे कि नागपुर को ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया है, उसके बाद से लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। लोग अपने घरों से कारोबार के लिए निकल रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि ऑल्टरनेट एक दिन की आड़ में लोगों को कारोबार की सहूलत दी गई है, और वैसे भी लोगों को जो परमिशन दी गई है, जैसे गाड़ी है, ऑटो है, और इनका पालन करते हुए लोग रोडों पर नज़र आते हैं। ये देखिए, मैं आज ये नागपुर के ऑरेंज स्क्वायर के ऊपर खड़ा हूँ, जो 0 माइल से करीब है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो गाड़ियां के आना जाना शुरू है, और लोग अपना नियमों का पालन और डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए लोग जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग अपने कारोबार के लिए जिसको इजाज़त दी गई है वही लोग घर के बाहर निकल रहे हैं, और ज़्यादातर पैदल लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, और धूप होने की वजह से भी लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप मेरे पीछे, फिर आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो गाड़ियाँ जा रही है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं और अपने कारोबार के लिए जाना है, वही लोग जा रहे हैं। और मैं लोगों को बता दूं कि जिनको इजाज़त दी गई है वही घर से बाहर। इस बात की जब पुष्टि हुई यशोधरानगर थाने की तरफ से कि गवर्नमेंट की तरफ से वापस कॉल आके इनका जाने का जो प्रबंध किया गया था उसे फ़िलहाल रोक दिया गया है, ट्रेन की सर्विस ये लोगों के लिए नहीं है। हमने जब स्टेशन का रुख किया तो स्टेशन में जाने के बाद पता चला कि स्टेशन से ऑलरेडी बिहार के लिए 2 बजे बिहार के दरभंगा के लिए एक ट्रेन का अरेंजमेंट किया गया है, लेकिन उस ट्रेन के चलते ही वहाँ लोगों का पहले से ही बहुत ज़्यादा जमावड़ा था। लोग वहाँ जमा हो चुके थे। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से तहसीलदार और वहाँ के ज़िम्मेदारों के ज़रिए से बहुत सारे माइग्रेंट लेबर स्टेशन बसों से पहुँच रहे थे, और बाकायदा उनकी स्टेशन में बसों के ज़रिए से एंट्री शुरू थी। ऐसे ही कुछ प्रवासी मज़दूरों का और मदरसे के कुछ बच्चों का जत्था, हमने उनसे बात की। आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पे एक नज़र। TWR न्यूज़ नागपुर। मैं नागपुर के रेलवे स्टेशन पे इस वक्त मौजूद हूँ, और मेरे पीछे में आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चों की, शायद मदरसे के बच्चे नज़र आ रहे हैं, कुछ भीड़ नज़र आ रही है। और इतनी भीड़ क्यों है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये भीड़ क्यों है इतनी। ये जो भीड़ दिख रही है आपके पीछे में, जो बच्चे हैं आपके जी, पीछे, ये कहाँ से आ रहे हैं, किस चीज़ की? ये अल-जामिअतुर रज़िया दारुल मुहम्मदिया बोथली से आ रहे हैं, और इनको परमिशन बाकायदा मिला है। आज की तारीख में यहाँ बुलाया गया, पटवारी की तरफ से परमिशन मिला, इनको घर भेजने के लिए यहाँ बुलाया गया। तो आपको परमिशन कॉल आया था, ये जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आया था, या आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो उसके चलते आपको फॉर्म भरे थे, उसका कॉल आया था तो आप लोग को ले जाया जा रहा है? ये पटवारी की तरफ से हम लोगों को इजाज़त मिली। अच्छा, पटवारी की तरफ से जो उन्होंने यहाँ किया होगा उसका एंट्री, तो आप लोगों को जो बुलाया जाए। तो कितने सब, आप कितने बच्चे हैं? ये तकरीबन 60-65 के करीब है। 60-65 बच्चे। और आप कहाँ जा रहे हैं यहाँ से, नागपुर से? बिहार का कौन सा शहर है? बिहार का है वो पूर्णिया है, कटिहार है, भागलपुर है, ऐसे हैं मुख्तलिफ ज़िले। आप लोग तो सिर्फ एक ही स्टॉप पे जाएंगे, है ना? कोई जो ट्रेन आपकी जा रही है एक ही स्टॉप तक जाएगी, और उसके बाद आपके जो बच्चे गांव के वो कैसे जाएंगे? फिर वहाँ से बसों का इंतज़ाम रहेगा। ऐसे सुनने में आ रहा है था कि बिहार के अंदर, यूपी के अंदर में तो बॉर्डर पे रोक दिया जा रहा है, या आप जहाँ स्टेशन पे रुक रहे हैं वहाँ से तकलीफ़ हो रही है जाने के लिए अपनी जगह, तो आपको जो है मालूम कर दिया गया है कि वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी करके? नहीं, ऐसा तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ बिहार की तरफ से कोई ऐसी तकलीफ़ शायद नहीं है।
आपको जो बिल्कुल मालूमात पूरी हो गई है? बाद मालूम होगा, अच्छा, पहुंचने के बाद? पहुंचने के बाद मालूम होगा। ठीक है। नागपुर रेलवे स्टेशन पे इस वक्त 2 बजे बिहार के लिए एक ट्रेन रवाना होने वाली है। ये बुधवार की पहली ट्रेन है। टोटल आज 3 ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली है, जिसमें से शायद 2 उत्तर प्रदेश और एक बिहार से। इसी तरह से 2 बजे चूँकि यहाँ गाड़ियाँ जाने वाली हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं अलग अलग एरिया से। कोई ग्राम पंचायत के ज़रिए से, किसी जगह पे वहाँ के तहसीलदार ने, ऐसे अलग अलग एरिया से लोगों ने जमा करके यहाँ जो माइग्रेंट लेबर है उनको नागपुर स्टेशन पे पहुँचा के लेके आए। ऐसे कुछ लोग हमारे साथ में हैं जो स्टेशन पे मौजूद है अपने वतन वापस जाने के लिए। आइए बात करते हैं उनसे। आपका नाम? सत्यम राज। सत्यम राज, मुझे बताइए अभी आपको जाना कहाँ है? बिहार जाना है। कौन सी जगह? सहरसा डिस्ट्रिक्ट। सहरसा डिस्ट्रिक्ट। तो आपको कैसे पता चला कि आज ट्रेन है यहाँ पे? यानी कोई सिस्टम से पता चला या खुद से आ गए? हम लोग का ये है, जो हम लोग का यहाँ तहसीलदार जिसको कहते हैं वहाँ खापरी में हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम लोग का फ़ोन गया। फ़ोन करने के बाद वहाँ पंचायत पहुँचे। पंचायत से गाड़ी लेके स्टेशन तक आई। यहाँ हम लोग का सब है, वहाँ से स्टेशन पे बैठा के फिर हम लोग चले। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यानी पूरा इंतजाम किया? हम लोग का किया है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितने दिन से थे आप नागपुर में फंसे हुए? नागपुर में फंसे हुए तो वैसे 8-10 दिन हुआ था। हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाया, हम लोग का हो गया। नहीं, आप नागपुर कब आए थे? लॉकडाउन 19 मार्च को आए थे। 19 मार्च को आए थे? यस। अच्छा, उस पीरियड के बाद में फिर लॉकडाउन हो गया तो कुछ काम धंधा करने को नहीं मिला? नहीं मिला। तो फिर आप इतने दिन कैसे गुजारा हुआ आपका? वहाँ पे बैठ के खाए, तो फिर आया, सबका नंबर आया तो चले आया। अब ये बताओ कि ये जो लॉकडाउन ऑल ऑफ सडन यानी अचानक जो लॉकडाउन लग गया, उसको आप कैसा समझते, कैसा देखते हैं एक लेबर होने के नाते, एक मजदूर होने के नाते? उसमें जो भी है सर, जो थोड़ा बहुत समस्या आई उसको सह के फिर मैं अपने गाँव को जा रहा हूँ। नहीं, आप जैसे बिना बताए हुए ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन लगा देना आप लोगों के लिए ऊपर कैसा बीता? बहुत कठिनाई हुआ इसमें। जैसे बहुत सारे मतलब दिक्कत परेशानी को झेलना पड़ा। खाना वाना के लिए लेके रहने होने के लिए भी दिक्कत हुई, सब तकलीफ होगी। हाँ, तकलीफ। अच्छा, ये बताइए अभी बिहार आप जा रहे हैं, तो बिहार में अभी कुछ रिपोर्ट्स लिख रही हैं कि भागलपुर में बहुत सारे लेबर को पॉजिटिव हो गया, तो वहाँ की सरकार यहाँ से ट्रेन आने के लिए मना करेगी, अब महाराष्ट्र से ट्रेन मत भेजो, जबकि आप लोग तो हैं, आपका वतन तो बिहार है। तो इसको आप कैसा देखते हैं? के लिए तब ये फिलहाल क्या कर सकते हैं हम? जाने के बाद तो पता चलेगा कुछ भी। तो बिहार सरकार सही करेगी अगर रोक देगी तो ट्रेन? अब देखिए सर क्या करता है, वहाँ जाने के बाद तो पता चलेगा, अभी तो यहीं है। नहीं, ऐसा हो रहा है, तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है तो बिहार का सरकार क्या सही कर रही है, गलत कर रही है? करेगी। पॉजिटिव ज़्यादा होने के बाद सरकार तो रोकेगी, ऑटोमेटिक सही है। यस सर। तो महाराष्ट्र ने भी आपको रोक देना चाहिए था ना? रोकना चाहिए, लेकिन अब जो करें। चलिए, ओवरऑल जैसा भी है, सब सरकारें अपने हिसाब से डिसीजंस ले रही हैं। उसके अंदर में इस तरह से कि इसमें जो सबसे अच्छा काम करने वाली जो सरकारों में झारखंड के शिबू सोरेन सबसे टॉप पे नाम आ रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम आ रहा है। हालांकि पहले उनकी पार्टी ने यहाँ यूपी और बिहार के लेबर को खदेड़ने की हमेशा कोशिश की है, लेकिन इस बार जब लॉकडाउन का वक्त था तो इस सरकार ने यहाँ के लोगों की सबसे ज़्यादा मदद करने की कोशिश की है। अगर मुस्लिम हो तो बेगुनाह को भी पीटती है मध्य प्रदेश की पुलिस। जी हाँ, एक खबर मध्य प्रदेश से खूब वायरल हो रही है, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस का मुसलमानों के प्रति रवैया सामने आया है। मुस्लिमों के प्रति कुछ पुलिस वालों के दिलों में कितना जहर भरा हुआ है, ये भी समझ में आ चुका है। शायद यही वजह है कि हज़ारों मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर फंसाया जाता है और वो बेगुनाह मुस्लिमों को देश की अदालतें बेगुनाह बताकर बरी करती रही है। लेकिन अब तक उस बेगुनाह की और उसके परिवार की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो चुकी होती है, क्योंकि ये वक्फा कम नहीं 10, 15 या 20 साल का होता है। ऐसे भी हज़ारों मामले हैं, ये मामले हमारे सामने आते रहते हैं। अब खबर है मध्य प्रदेश के वकील को पीटने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने माफ़ी मांगते हुए कहा, हमने दाढ़ी देखकर सोचा कि आप मुस्लिम हो। पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर फ़ोन पर पीड़ित वकील दीपक बुंदेले से कहा, उन सभी लोगों को शर्म आती है कि जिन्होंने जाने बिना अपने एक हिंदू भाई के साथ ऐसा कुछ कर दिया।
जब भी कोई हिंदू मुस्लिम दंगा होता है तो पुलिस हमेशा हिंदुओं का समर्थन करती है, मुस्लिमों को भी ये पता होता है। लेकिन जो कुछ भी आपके साथ हुआ वह अज्ञानता के कारण हुआ है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये सारा माजरा वकील बुंदेल ने द वायर एक न्यूज़ के साथ बातचीत में बताया। दीपक बुंदेले पेशे से वकील हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रहते हैं। दीपक बुंदेले पिछले 15 साल से ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हैं और अपनी दवा लेने के लिए पिछले 23 मार्च को शाम 5:30 बजे दवा लेने जा रहे थे। ध्यान रहे कि तब देश में लॉकडाउन की घोषणा नहीं हुई थी, पर बैतूल में और मध्य प्रदेश के कई हिस्से में धारा 144 लगी थी। दीपक बुंदेले को पुलिस ने रोका और गालियां देने लगे। दीपक बुंदेले ने कहा कि यदि मैंने कुछ गलत किया है तो आप आईपीसी की धारा 188 के तहत मुझे हिरासत में लीजिए, पर आप इस तरह मुझे गालियां नहीं दे सकते। ये सुनते ही मध्य प्रदेश की पुलिस ने दीपक बुंदेले को भारतीय संविधान को गाली देते हुए उनकी बर्बरता से पिटाई शुरू कर दी और बहुत बुरी तरह से मारा। दीपक बुंदेले ने कहा कि मैं एक वकील हूं और इस घटना की कंप्लेन करूंगा। पिटाई फिर से शुरू कर दी गई। 24 मार्च को दीपक बुंदेले ने तमाम जगहों पर अपने साथ हुई घटना की शिकायत दर्ज कराई। 17 मई अर्थात 3-4 दिन पहले पुलिस उनका बयान लेने उनके घर आई और उनके बयान को मात्र 5 मिनट ही रिकॉर्ड किया गया और साथ ही साथ उन्हें 3 घंटे उनसे माफ़ी मांगकर केस वापस लेने के लिए उनको समझाती रही कि पुलिस से गलती हो गई है। पुलिस के अनुसार ये गलतफहमी का कारण हो गया, जाने दीजिए। आपको मुस्लिम समझकर पुलिस ने पीट दिया। पुलिस के शब्दों पर ध्यान दीजिए, मुस्लिम समझकर पीट दिया गया। जैसा इस देश में मुस्लिम होना गुनाही हो चुका है। खैर, दीपक बुंदेले का दर्द हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दीपक बुंदेले की कहानी में यहाँ जिसे जो भी इंटरेस्ट हो, अगर हम देखें सनी देओल की एक फिल्म में एक डायलॉग है डायलॉग इस तरह से है, जो दर्द आज तुमने महसूस किया है उस दर्द को लेकर हम रोज़ जीते हैं। सोचिए सिस्टम कितना जहरीला हो चुका है। दीपक बुंदेले तो सिर्फ दाढ़ी वाले थे। दाढ़ी टोपी पहने देखकर प्रशासन और व्यवस्था उनके साथ किस तरह का व्यवहार करती होगी और किस तरह से रौंती होगी। मध्य प्रदेश के बैतूल से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आज के समय में किस तरह से एक खास वर्ग मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जाता है। इसका एक उदाहरण हमारे सामने है। आपको बता दें कि 23 मार्च को दीपक बुंदेले नाम के एक वकील को राज्य की पुलिस ने बेरहमी से पीटा था, जबकि वह इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जा रहे थे। अब 1 महीने बाद पुलिस उन पर दबाव डाल रही है कि वे अपनी शिकायत वापस ले लें। हैरानी की बात यह है कि पुलिस अधिकारियों ने अपने बचाव में दीपक बुंदेले को बताया कि उनकी गलती से पिटाई हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि वे मुस्लिम हैं। द वायर के साथ बातचीत में बुंदेले ने कहा कि 23 मार्च को शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच जब वो अस्पताल जा रहे थे तब पुलिस ने उन्हें रोका था। उन्होंने कहा तब देशव्यापी लॉकडाउन लागू नहीं हुआ था, लेकिन बैतूल में धारा 144 लागू कर दी गई थी। मैं पिछले 15 वर्षों से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। क्योंकि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा कि अस्पताल जाकर कुछ दवाइयाँ ले लूं, लेकिन मुझे पुलिस ने बीच ही में रोक लिया। वकील दीपक बुंदेले ने पुलिस को समझाने की कोशिश की कि उन्हें ये दवा लेना बेहद जरूरी है, लेकिन उनकी बात को सुने बिना एक पुलिस वाले ने उन्हें थप्पड़ मारा। बुंदेले ने कहा
मैंने उनसे कहा कि उन्हें संवैधानिक सीमाओं के भीतर काम करना चाहिए और यदि पुलिस को सही लगता है तो वे धारा 188 के तहत हिरासत में लिए जाने को तैयार हैं। यह सुनकर पुलिस कर्मियों ने अपना आपा खो दिया और मुझे एवं भारतीय संविधान को गाली देने लगे। कुछ ही समय में कई पुलिस वाले आ गए और मुझे लाठी से पीटना शुरू कर दिया। जब उन्होंने बताया कि वे वकील हैं, उसके बाद पुलिस ने उन्हें पीटना बंद किया। बुंदेले ने आरोप लगाया, लेकिन तब तक मेरे कान से काफी खून बहने लगा था। उन्होंने अपने दोस्त और भाई को बुलाया और बाद में वे अस्पताल गए। वहां पर उन्होंने अपनी मेडिको लीगल केस बनवाया। इसके बाद 24 मार्च को उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक DS भदौरिया और राज्य के पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी के पास शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मुख्यमंत्री, राज्य के मानव अधिकार आयोग, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और शीर्ष सरकारी अधिकारियों को भी इस शिकायत की प्रतिलिपि भेजी। वकील बुंदेले ने यह भी कहा कि उन्होंने 23 मार्च की घटना का CCTV फुटेज प्राप्त करने के लिए का RTI आवेदन दायर किया था, लेकिन जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। वकील ने कहा, मुझे यह कहते हुए जवाब मिला कि मैंने स्पष्ट रूप से वह कारण नहीं बताया जिसके लिए मैंने RTI आवेदन दायर किया था, लेकिन मुझे अनौपचारिक रूप से पता चला कि सरकारी फाइलों से CCTV फुटेज को हटा दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि तब से पुलिस शिकायत वापस लेने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, सबसे पहले कुछ शीर्ष अधिकारियों ने मुझसे कहा कि अगर मैं अपनी शिकायत वापस ले लेता हूं तो वे इस घटना की निंदा और माफी मांग सकते हैं। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा भाई शांति से लॉ की प्रैक्टिस कर पाए तो मुझे अपनी शिकायत वापस लेनी चाहिए। हालांकि वकील दीपक बुंदेले पीछे नहीं हटे। 24 मार्च को दायर अपनी शिकायत में उन्होंने मांग की है कि मामले में FIR दर्ज की जानी चाहिए। इस आधार पर 17 अप्रैल को कुछ पुलिस वाले उनके घर उनका बयान दर्ज करने आए। इसी समय पुलिस ने उनसे कहा कि उनकी पहचान करने में गलती हो गई। पुलिस वाले को लगा कि वे मुस्लिम हैं। बुंदेले द्वारा द वायर के साथ शेयर की गई एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक कथित तौर पर पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनकी पिटाई गलती से हो गई क्योंकि उन्हें लगा कि वे मुस्लिम हैं, क्योंकि उनकी बड़ी दाढ़ी थी। इसके आगे उन्होंने कहा कि दंगों के समय आमतौर पर पुलिस हिंदुओं का समर्थन करती है। कथित तौर पर पुलिस वाले को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हम उन पुलिस कर्मियों की ओर से माफी मांगते हैं। इस घटना के कारण हम वास्तव में शर्मिंदा हैं। यदि आप चाहें तो माफी मांगने के लिए मैं उन अधिकारियों को ला सकता हूं। वकील दीपक बुंदेले ने कहा कि उन्होंने भोपाल में करीब 10 साल तक बतौर पत्रकार काम किया है और लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए साल 2017 में वे बैतूल आ गए। उन्होंने कहा कि वे अपनी शिकायत वापस नहीं लेंगे। हालांकि अभी तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा, वैसे तो पुलिस ने मुझसे माफी मांग ली है। यदि मैं मुसलमान होता भी तो पुलिस को किसने इजाजत दी है कि बिना किसी कारण के वे प्रताड़ित करें। रमज़ान करीम का ये पाक महीना शुरू है। देखते देखते 25-27 रोज़े गुजर चुके हैं और ऐसे वक्त में जब जल्दी ही ईद चांद दिखने की संभावना पे शनिवार या रविवार को ईद हो सकती है, ऐसे वक्त में लोग बहुत सारी अपनी ख़रीदारियाँ ईद के ताल्लुक़ से करते हैं। ऐसे वक्त में मुस्लिम समाज के कई रहनुमा, कई एक्टिविस्ट और ऐसे बहुत सारे समाज सेवी ईद की इस ख़रीदारी, इस शॉपिंग के बारे में अपनी अपनी राय दे रहे हैं। और वहीं मुस्लिम समाज जिसने पूरी तरह से इरादा ये बना लिया है कि इस ईद, चूँकि देश में भारी कोरोना वैश्विक महामारी कोरोना जैसे संकट से भी गुजर रहा है और यहाँ प्रवासी मजदूर और दूसरे गरीब तबके का बहुत बुरा हाल है। ऐसे वक्त में कोई मुस्लिम कैसे ईद मना सकता है? तो मुस्लिम समाज ने भी ख़रीदारी ना करने का इरादा किया और उन पैसों को गरीबों के लिए इस्तेमाल करने का इरादा किया। ऐसे ही 2-3 समाज सेवी आज हमारे साथ हैं, जिसमें मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अब्दुल खालिक राणा और सादिक साहब भी, और साथ ही साथ सिस्टर उज़्मा यूसुफ काजी जो कि एक समाज सेविका भी हैं। इनसे हमारी चैनल द्वारा बात की गई। आइए डालते हैं ख्वाजा कबीर की इस रिपोर्ट पे एक नज़र। कोरोना वायरस का लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है
और बड़ी जद्दोजहद हो रही है। महाराष्ट्र में तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में केसेस मिल रहे हैं। लोगों से ये हम अपील करते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बनाए हुए कानून का पालन करे, सोशल डिस्टेंस बना के रखे, अपना खुद का ख्याल रखे। और ईद बहुत ही नज़दीक सामने 2-4 दिन में ईद का जो है त्यौहार होने वाला है। इसमें ख़ासकर औरतों से अपील है कि वो ख़रीदारी के लिए बाहर ना निकले। उसमें कोरोना के मरीज़ बढ़ने का डर है। इसके अलावा हमारी जो गरीब और मज़दूर लोग हैं जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, उनका ख्याल रखें। रमज़ान के महीने में वैसे भी उनका ख्याल रखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं अब्दुल सादिक उर्फ बाबा भाई, मैं इंडियन मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक कार्यकर्ता हूँ और आज के हालात से जो हम लोग गुज़र रहे हैं इस पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ कि आज हालात बहुत ठीक नहीं है। फिर भी जो लोग बेचारे ये सब परेशानी में हैं, इनकी परेशानी को देखते हुए हम सब लोगों ने इस चीज़ पे रोशनी डाल ली है कि ये बार जो कोरोना वायरस के बीमारी के वजह से जो लोग परेशान हैं और जो परेशानी में बेचारे अपने पूरे परिवार को छोड़ कर के काम कर रहे हैं, जैसे कि इसमें हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट लगा है, अपने घर बार अपने परिवार को छोड़ कर के ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और हमारे डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ और सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं ये सब काम में लगी हुई है। अपने पूरे दिलो जान से ये लोग हम सबको बचाने के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और इनको सलाम करता हूं। और जो लोग बेचारे आज कोरोना वायरस के वजह से मर चुके हैं और जो आज कोरोना वायरस के वजह से की बीमारी में मुब्तला है, इन सब को राज अकीदत पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये जल्द से जल्द ये बीमारी ख़त्म हो और हम सबको इससे निजात मिले। और मेरे भाई, आने वाला वक्त में हमारी ईद का त्यौहार है और हमारी सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि ये बार हम ईद बड़ी सादगी से मनाएं, क्योंकि इसमें हमें फजूल खर्ची नहीं करना है। ये जो पैसा हमारे लिए जो बचेगा, ये पैसा हमने हमारे गरीब भाइयों को, हमारे पड़ोसी गरीबों को, इनको सबको बेचारों को, ये आज बड़ी मुश्किल में है, मुश्किल हालात में है, मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं और हम सब देख रहे हैं कि जो लोग बेचारे दिलो जान से इसमें अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसा ही हम लोगों को भी इन लोगों की खिदमत को अंजाम देना है। और आगे वक्त बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए ये पैसे को बचा करके हमने इन लोगों की लिए ज़रूरी खिदमत को अंजाम देना ज़रूरी है। ठीक है। और उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस महामारी की बीमारी में पूरे दिलो जान से अपनी जान माल लगा करके काम कर रहे हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो उन तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का, उन तमाम डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ का और उन तमाम सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं, NGOs का जो समय समय पे लोगों को पूरे तरीके से अपनी सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
ईद की शॉपिंग से मुताल्लिक़ जो बात करनी है उसमें कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। माशाल्लाह हर मुसलमान को ये बात पता है आज के दौर में, इतने व्हाट्सएप पे हर जगह ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है और सभी माशाल्लाह सपोर्ट भी कर रहे हैं। जिससे भी बात हो रही है, इतने सारे ग्रुप्स हैं, सब में यही बात हो रही है कि हर किसी को ये बात समझ में आ रही है कि हमें ईद शॉपिंग नहीं करनी है। माशाल्लाह तो ज़रूरत ही नहीं है कि किसी को कुछ समझाया जाए। और माशाल्लाह सब कुरान पढ़े हुए हैं, कुरान समझे हुए हैं। कुरान जिन्होंने समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, उनको ख़ुद को मालूम है कि रमज़ान क्या होते हैं और ईद क्या होती है। रमज़ान की बाद जो ईद मनती है वो क्या होती है। ईद हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम 30 दिन के जो हम रोज़े रखते हैं, इतनी इबादतें करते हैं, उसको खुशी बतौर खुशी हम ईद मनाते हैं। हमारे जानने पहचानने वाले सारे लोग हैं जो कपड़ों तक का कारोबार कर रहे हैं, वो खुद बंद करके बैठे हैं कि नहीं, मतलब उनके पास लोग आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि हमें कपड़े चाहिए, मगर वो खुद मना कर दे रहे हैं कि नहीं हमें नहीं करना, हमें बेचना ही नहीं है। मतलब हम नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हम इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि इस साल ईद की शॉपिंग ना करते हुए ये पैसा आप बचाएं और जो ज़रूरतमंद हैं जो उनकी मदद कर पाएँ, जो भूखे हैं इस वक्त उनकी मदद कर पाएँ, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, कोई भी हो, उनकी मदद कर सकें कि भाई उन पैसे से हम किसी का नया अगर बिज़नेस बंद हो चुका है, बिल्कुल गरीब हैं जिनकी रोज़ी रोटी जिस ज़रिए से चलती थी वो बिज़नेस ही, जैसे ठेले वाले हैं, कोई ऐसे हैं जिनका बिल्कुल ज़रिया ही बंद हो गया, तो हम उनका सेटअप कर सकें। हर लोग हैं 4000 भी अगर कपड़े 2-2 हज़ार के भी कपड़े बनाएं तो 8000 कितने का पैसा होता है, तो 8000 हर घर से अगर निकले तो कितना हो जाए। सिर्फ इतना ही अगर अपन समझें, बहुत ज़्यादा ना भी पकड़े तो 8000 बहुत होता है। 8000 रुपये अगर अपन एक फैमिली में अगर हम ये देखें, अगर मिनिमम से मिनिमम अगर हम देखें आजकल 2 बच्चे और 2 मियाँ, तो वो मतलब जिस मकसद के लिए हम नहीं कर रहे हैं ईद शॉपिंग, वो मकसद हमारा पूरा हो सके। हमारा मकसद ये है ईद शॉपिंग से कि किसी गरीब की हेल्प हो सके, या तो उसका खाने पीने की सहूलत हो जाए, या उसकी फ़ीस का ज़रिया बन जाए बच्चे की, या किसी का बिज़नेस बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है तो बिज़नेस उसका स्टार्ट कर सके। तो हमारा मकसद ये है कि पैसा हमने जो, अगर हम 8000 रुपये ही मान के चलेंगे, मिनिमम 8000 अगर मान के चलें, तो वो 8000 रुपये हमें देना है अपने हाथ से किसी को। ऐसा नहीं कि बस हाँ हमने ईद शॉपिंग नहीं करी और हमने बस हमने ईद जो हमारा जो चल रहा है एक मुहिम जो चल रही है नो ईद शॉपिंग की, वो तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक हम जो हमने पैसा ईद पे खर्च करने के लिए निकाला था वो हम किसी गरीब तक ना पहुंचाएं। तो बस, और इनफैक्ट आई हैव दिस बिलीव कि मतलब किसी भी मुसलमान ने, मतलब अभी तक तो मेरे सुनने में तो किसी का नहीं आया है कि जो ईद शॉपिंग के लिए जा रहा है या ईद शॉपिंग की ख्वाहिश भी जाहिर कर रहा है कि नहीं हमने ख़रीदना है या कुछ है। माशाल्लाह सब में ये जज्बा है कि वो इस बार ईद शॉपिंग नहीं करेंगे। बस एक जज्बा और बना लें कि बस जो हमने पैसा उठा के रखा है ईद शॉपिंग के लिए, वो हम ज़रूरतमंद को ज़रूर पहुँचाएँ। और इस वक्त जो महामारी चल रही है कोरोना की वजह से, हम देख रहे हैं कि जो मज़दूर जो चैनल्स पे देख रहे हैं, हम यूट्यूब पे अपन देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, इतने गरीब दिख रहे हैं, और हम तो उसमें से आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे कि वो मुसलमान है कि हिंदू है क्या है। और हमारा दीन भी यही सिखाता है कि हमें ना उसमें ये देखना है कि मुसलमान है या हिंदू है या सिख है या ईसाई है, बस हमें मदद करनी है। हमें बस हमारा ये मुद्दा होना चाहिए कि गरीब से गरीब जो भी है, जो परेशान है, चाहे वो गरीब ना भी हो, कई बार ऐसा होता है कि दिखता गरीब है, गरीब नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो हमें ऐसे लोगों को भी पहुंचना है कि जो जाहिर सी बात है, बल्कि हमारे यहाँ तो यही है जो हाथ से हाथ फैला के ना मांगे, हमें उसी तक पहुंचना है कि वो अंदर से हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान हो। हमें ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करना है कि चाहे वो मुस्लिम हो नहीं हो, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जो बेचारे बहुत परेशान हो अंदर से, मगर ज़ाहिर तौर पे दिखा ना पा रहे हो कि हम बहुत परेशान हैं। हमें उन तक भी पहुंचना है, उनकी मदद करनी है। तो इस वक्त हम लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपने पैसे, जो हमारे इतने पैसे जो हमारी भी कीमती हैं, बहुत कीमती पैसे, हमें ऐसी ही जगह इस्तेमाल करना है जिसका हमें अल्लाह की तरफ से खूब अजर भी मिले, जाहिर सी बात है अजर भी मिलेगा, और हमें दिली सुकून भी मिले कि हाँ हमने कहीं बहुत अच्छा, कभी पूरी ज़िंदगी में हमने कितना अच्छा काम किया कि किसी की दुआएं ली और अल्लाह से हमें अजर भी मिला।